बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 2 में से जो सेक्शंस कवर करेंगे वो है 19 से ऑनवर्ड सेक्शन 22 तक। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास हमने क्या पढ़ा था इस वीडियो में। वैसे मैं जो इसका लास्ट पार्ट रह गया था ना, जैसे सेक्शन 14 में हमने क्या पढ़ा था कि कंसर्न जो है, कोई भी कंसर्न जो है वो थ्रू कॉर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, अंडू इन्फ्लुएंस, इन 5 चीज़ों से जो भी कंसर्न ली जा रही थी वो क्या थी, वो कंसर्न क्या थी, फ्री कंसर्न नहीं थी। उनमें से मैंने 4 जो हैं वो ऑलरेडी कवर कर दिए थे। अब हमारे पास आखिरी मिस्टेक रह गया था जो कि आज इस वीडियो में मैं कवर करूँगी इंशाल्लाह। और अब हम चलते हैं सेक्शन 19 में। सेक्शन 19 जो है वो बेसिकली हमें ये बताता है कि वॉइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट्स विदाउट फ्री कंसर्न। दो कि मैंने ये चीज़ पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ, पहले ही बता चुकी हूँ। 19 का स्टेटस जो 19 में चीज़ बयान की गई है वो मैं पहले ही वीडियोज़ में जो है कवर कर चुकी हूँ। जब मैंने मिसरिप्रेजेंटेशन पढ़ाया था, फ्रॉड पढ़ाया था, अंडू इन्फ्लुएंस पढ़ाया था, तो मैंने वहाँ पे ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दी थी कि जब भी कोई एग्रीमेंट जो है वो फ्री कंसर्न नहीं होगी उसमें, यानी उसमें कंसर्न जो है वो थ्रू किससे ली गई होगी, आप कंसर्न उसमें जो है वो कॉर्जन से ली गई होगी, फ्रॉड से, या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन। इस सेक्शन में 3 चीज़ें बताई गई हैं। इन 3 चीज़ों से अगर कोई भी कंसर्न ली जाएगी तो उसका स्टेटस क्या होगा, तो कि उसको परफॉर्म करना है, उसको रिज़ाइन कर देना है, या फिर वो क्या पार्टीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब ये चीज़ सेक्शन में क्लियर की गई है। सबसे पहले इसकी थोड़ी बेयरक्ट लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, वर्डिंग में देखते हैं बेयरक्ट वर्डिंग में क्या है ये। अच्छा, when consent to an agreement is caused by coercion, fraud or misrepresentation, the agreement is a contract voidable at the options of the parties whose consent was so caused. A party to a contract whose consent was caused by fraud, misrepresentation may, if he thinks fit, insist that contract shall be performed and that he shall be put in the position in which he would have been if the representation made had been true. अच्छा, इस सेक्शन में ये बताया गया है कि जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि कोई भी कंसर्न अगर आप उसको फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कॉर्जन, वैसे तो अंडू इन्फ्लुएंस भी है लेकिन इन्होंने अंडू इन्फ्लुएंस को सेक्शन 19A में डिफ़ाइन किया है। ठीक है, यहाँ पर 3 चीज़ों की बात की गई है तो हम भी 3 चीज़ों का जिक्र करेंगे। जब भी कोई कंसर्न थ्रू फ्रॉड, कॉर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन, इन 3 चीज़ों से कोई भी कंसर्न ली जाएगी तो ऑब्वियसली ये चीज़ हमें पहले ही अंडरस्टूड है कि वो कंसर्न फ्री नहीं होगी। ठीक है, तो उसका लीगल स्टेटस ये है कि वो वॉइडेबल होगा। क्या होगा, वो वॉइडेबल होगा। वॉइडेबल होगा इट मीन्स कि वो डिपेंड करता है पार्टी के ऊपर, वो पार्टी जो उस टाइम एग्रीव्ड होगी। ओबियसली अगर तो जैसे अगर मैं एग्जांपल देती हूँ, एक पर्सन है उसके साथ 2 पार्टी जैसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाती हैं। कोई भी जो एक पार्टी है वो थ्रू कॉर्जन, फ्रॉड या कुछ भी मिसरिप्रेजेंटेशन कह लें, ठीक है, इन तीनों में से कुछ भी करके जो है उससे कंसर्न ले लेती है। अब जो पार्टी एग्रीव्ड हो रही है, अब वो इतनी तो कल होगी ना, साउंड माइंड तो हो गई, तो अब उसको अगर लगता है कि यार ये तो मुझे बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो मुझे तो अपना जो है वो राइट क्लेम करना चाहिए, वो कोर्ट चला जाता है। ठीक है, अब क्या है, अब ये है कि जब उसको ये लगता है कि मैं एग्रीव्ड हो रहा हूँ तो अब वो क्या करेगा, अब वो ये करेगा कि वो कोर्ट के थ्रू ये कहेगा कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट को या तो ख़त्म करा दिया जाए, या फिर जैसे जैसे मुझे बताया गया था, जो उसकी टर्म और कंडीशन होंगी, जैसे उसको बताया गया था, जो चीज़ें झूठ करके बताई गई थी, वो बोलेगा इसको वैसे ही सच करके बोलो तो मैं इसको परफॉर्म करने के लिए भी रेडी हूँ। अब वो पार्टी के ऊपर है, इधर टू परफॉर्म, और ये क्या करे, या तो उसको परफॉर्म करें या फिर उसको क्या करे, बोले इसको रिज़ाइन कर दें, ख़त्म कर दें। ये चीज़ किस पर डिपेंड करेगी, ये पार्टी के ऊपर डिपेंड करेगी, प्लेंटिफ के ऊपर डिपेंड करेगी, जो एग्रीव्ड हो रहा होगा उसके ऊपर ये चीज़ डिपेंड करेगी। और इसकी वॉइडेबिलिटी क्या है, इसकी ये है वॉइडेबल हो जाता है एग्रीमेंट, यानी ये पार्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है जो भी कंसर्न थ्रू किससे ली जाएगी, कॉर्जन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। इतनी सी ही छोटी सी बात की गई है इस सेक्शन में। अब हमारे पास सेक्शन आ जाता है सेक्शन 19A। एक सेकेंड, Section 19A, power to set aside contract induced by undue influence. When consent to an agreement is caused by undue influence, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused. Any such contract may be set aside either absolutely or if the party who was entitled to avoid it has received any benefit thereunder upon such terms and conditions as the court may seem just. अब इसमें ये बताया गया है कि जैसे कि हमने 3 चीज़ें तो उसमें बता दी गई, ये भी वॉइडेबल है,
ये भी वॉइडेबल है। जैसे कि 3 चीज़ें हमने पहले पढ़ी, मिस रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फ्रॉड और कॉर्जन। जैसे वो 3 चीज़ें जो हैं वो वॉइडेबल थी, इसी तरह अनड्यू इन्फ्लुएंस इसमें बयान की गई है और ये भी जो है वो क्या है, वॉइडेबल। ये देखिए लिखा हुआ है वॉइडेबल है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये दूसरे पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पार्टी चाहे तो उसको परफॉर्म करे, चाहे तो उसको रिज़ाइन कर दे, ख़त्म कर दे, ठीक है। ये भी उसी तरह ही है। जैसे हमने सेक्शन 16 में इसके बारे में पढ़ा था ना कि अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो क्या, इसमें इस सेक्शन की रेमेडी बताई हुई है। सेक्शन 19 में इसकी रेमेडी है, ए में, सेक्शन 19A में सेक्शन 16 की रेमेडी है, ठीक है। कोई भी पर्सन जो है जिसकी कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली जाएगी तो उसको रेमेडी कहाँ मिलेगी, सेक्शन 19A में। इधर ये बताया गया है कि पावर है कि क्या किया जाए, सेट असाइड कर दिया जाए कॉन्ट्रैक्ट जो भी अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू जिसमें कंसेंट ली गई होगी, उसको सेट असाइड कर दिया जाए, हम बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। अब कोर्ट जो है ना इसमें 2 तरह से क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकती है, सेट असाइड कर सकती है। एक सेकंड में पेन ले लूँ। 2 तरह से कोर्ट जो है क्या करेगी, कोर्ट इसमें 2 तरह से इसको सेट असाइड कर सकती है। एक क्या करेगी, एब्सोल्यूट रेसिजन कर देगी, ठीक है, और दूसरा है इसमें कंडीशनल रेसिजन कर देगी, ठीक है। 2 तरह से। एब्सोल्यूट में क्या कर देगी, इसमें ये करती है कि पार्टी पे रिक्वेस्ट करती है और जिसकी कंसर्न जो है आपने किससे ली होगी, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, कि भाई इसको रिज़ाइन कर दिया जाए, जो ख़त्म कर दिया जाए। तो यहाँ पर कोर्ट इसकी पार्टी की जो है, जो पार्टी एग्रीव्ड होगी उसकी उस पर जो है बिहाफ पे जो है वो ख़त्म कर देगी केस को, ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देगी, ठीक है, बिल्कुल क्या कर देगी, रिज़ाइन कर देगी। लेकिन कंडीशनल में ये है कि अगर उस पार्टी ने कोई बेनिफिट हासिल किया हो दूसरी पार्टी से, एग्रीव पार्टी ने कोई बेनिफिट हासिल कर लिया हो किससे, दूसरी पर्सन से, ठीक है, जिसने कंसर्न किससे लिया आपसे, यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस का जिक्र है ना, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस से आपसे क्या लिए, कंसर्न लिए, उससे जो है आपने कोई बेनिफिट ले लिया। फॉर इंस्टेंस ऐसा ले लेते हैं जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरे साथ किसी ने भाई ज़बरदस्ती करके, वैसे तो मेरा घर नहीं, लेकिन चलो घर मेरा नाम नहीं, लेकिन चलो मेरे पास एक घर होता है, ठीक है, उस घर को कोई ज़बरदस्ती क्या करता है कि अपने नाम करा लेता है, फिर उसको मुझे बोलता है कि भाई आप जो है ना ये घर मुझे सेल कर दें, और उसमें बयाना भी दे देता है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं हो तो एग्रीव्ड रही हूँ, वो मार्केट वैल्यू से भी प्राइस बहुत कम दे रहा होता है। अब मैं इसमें क्या हो रही हूँ, एग्रीव्ड हो रही हूँ। अब मैं सोचती हूँ यार मैं तो बहुत इसमें मुझे नुकसान हो रहा है, अब मैं कोर्ट में चली जाती हूँ, ठीक है। अब मैं एग्रीव्ड हूँ लेकिन मैंने यहाँ पे बेनिफिट ले लिया, उससे पैसे तो लिए हैं ना, तो अब मैं कोर्ट में चली जाऊँगी। अब यहाँ पर कंडीशनल रेसिजन होगी। अब कोर्ट क्या करेगी, जो बेनिफिट मैंने जो है पार्टी से, दूसरी पार्टी से, जो जिसने मुझसे ज़बरदस्ती जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहा घर सेल करने के लिए, तो उससे जो भी पैसे मैंने लिए वो बयाना जो है वो कोर्ट उसको रिटर्न कर देगी, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर देगी। यानी जो भी आपने बेनिफिट लिया होगा ना, एग्रीव भी हो गए हो आप, भले एग्रीव्ड हो रहे हो, लेकिन आपने अगर बेनिफिट ले लिया तो आप उसको रिटर्न बैक करोगे दूसरी पार्टी को, ठीक है। इस सेक्शन में बस इतनी सी बात है कि यहाँ तो एब्सोल्यूट डिसीजन कर दो, बिल्कुल ही ख़त्म कर दो, जो एग्रीव्ड हो रही पार्टी वो कोर्ट में जाए और फिर उसको बोले कि भाई मुझसे तो ये कंसेंट जो है भाई अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली गई है, तो ये ख़त्म होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। या फिर आप बोलो भाई कंडीशनल डिसीजन में ये होगा कि जो एग्रीव्ड पार्टी है उसने कोई बेनिफिट दूसरे से हासिल कर लिया हो, कर चुकी हो, तो वो उसको रिटर्न करना पड़ेगा। फिर ये नहीं कि वो पैसे भी रख के बैठी रहे और जैसे मैं ही थी मैं पैसे भी ले लूँ और पैसे भी वापस ना करूँ और मैं घर भी ना दूँ, तो इस तरह नहीं होगा। ये चीज़ इसमें सिंपल इतनी सी चीज़ बताई गई है। अब हमारे पास सेक्शन जो आ जाता है मिस्टेक के रिलेटेड है, 3 सेक्शन इससे डील कर। सेक्शन 20, 21 और जो 22 है ना, वो सेक्शन जो डील करते हैं मिस्टेक्स के रिलेटेड है, ठीक है। इसमें जो हमारे पास सेक्शन 20 है ना, 20 और 22, हाँ 21 लाख रिलेटेड जी, 20 और जो सेक्शन 22 से 22 है ना, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स के रिलेटेड है। इसमें सिंपल अगर मैं मेरा ये लैंग्वेज ना भी पढ़ूँ तो मैं इसमें सिंपल अगर आपको बताऊँ तो इसमें ये बताया गया है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है वो 2 तरह की होती है। एक होती है यूनिलैटरल और दूसरी होती है बायलैटरल। यूनिलैटरल में ये होता है कि एक पार्टी की जो होती है ना उसमें गलती होती है, ठीक है, लेकिन वो भी गलती ऐसी नहीं होती कि वो विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन की गई है, फ्रॉड किया हो, नहीं, वो मिस्टेक है, ठीक है। उसमें ये है कि इसकी अगर बात करूँ तो ये वैलिड होता है, और बायलैटरल जो है उसमें दोनों पार्टीज़ की तरफ से गलती होती है और ये जो है वॉइड है, ठीक है।
अगर आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करें तो इसमें जो है सबसे पहले आपकी रिगार्डिंग इसकी एग्जिस्टेंस की, चीज़ की एग्जिस्टेंस की, सब्जेक्ट मैटर जो है उसकी एग्जिस्टेंस के रिलेटेड भी मिस्टेक हो सकती है। जैसे इसमें एग्जाम्पल आप इस तरह, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, एक सेकेंड, यहाँ पेन लेना। जैसे दो पार्टीज़ हैं, ठीक है, एक है हमारे पास मिस्टर ए और दूसरा है हमारे पास मिस्टर बी। ये दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो रहे हैं कि ये कह रहा है, ए कह रहा है कि मैं अपना ये ना घोड़ा बेच रहा है, किसको, बी को अपना हॉर्स बेच रहा है, ठीक है। अब क्या है कि इसमें रिगार्डिंग मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट नहीं। अब इसमें इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सब्जेक्ट मैटर क्या है, ऑब्वियसली हॉर्स है, हॉर्स पे तो काम हो रहा है, हॉर्स को तो बेचने की चीज़ हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का हो रहा है, हॉर्स को बेचना, हॉर्स है। अब ना इसको पता है ना इसको पता है, बायलैटरल की एग्जांपल दे रही, ना ही इसको पता है, जो बेचने वाला है ना, जो ओनर है, उसको भी ये बात नहीं पता कि उसका घोड़ा पिछली रात या उससे पिछली रात कह लें मर चुका है, ठीक है। इसकी नॉलेज में ये चीज़ नहीं है, और जो ख़रीदने वाला है उसको तो बिल्कुल ही नहीं पता। तो यहाँ पर क्या है कि जो सब्जेक्ट मैटर है ना वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है। या फिर इसी सेंस में आप दूसरी एग्जांपल ये ले सकते हैं कि भाई एक के पास जो है वो गाड़ी होती है, ठीक है, उसने अपने दोस्त को दी हुई होती है, दोस्त इसका सी होता है, मिस्टर सी इसका दोस्त होता है, इसको दी हुई होती है। अब ये ए जो है अपनी गाड़ी सेल कर रहा है, इसको नहीं पता होता कि सी का जो है लास्ट नाइट जो है वो क्या हुआ है, कार एक्सीडेंट हो गया उस कार का, और वो कार जो है तकरीबन डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। इसकी नॉलेज में ये चीज़ नहीं है, इसकी नॉलेज में भी ये चीज़ कहाँ से आएगी जब इसी की नॉलेज में नहीं है। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट इसमें कर रहा होता है इससे, ठीक है। अब इनको ये नहीं पता होता कि जिस चीज़ के रिगार्डिंग, जिस सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, इस तरह, ठीक है। अब रिगार्डिंग आइडेंटिटी की बात करें, अब ए के पास फॉर इंस्टेंस इसकी एग्जांपल रिगार्डिंग आइडेंटिटी की बात करूं मैं, ठीक है, तो इसको इस तरह समझें कि जैसे ए के पास जो है वो क्या लें इसमें एग्जांपल, ठीक है, डॉग्स ले लेते हैं, ठीक है। ए के पास क्या है, दो डॉग्स हैं, दो, एक है जर्मन शेफर्ड, ठीक है, जर्मन शेफर्ड ले लेते हैं, ये एक अच्छा डॉग है, और एक ले लेते हैं बुली, ठीक है। अब ये इसको बेचने के लिए इनसे बात कर रहा है, ठीक है। बी को लगता है कि ये जो है वो बी को चाहिए होता है देखभाल करने के लिए, ठीक है, अच्छी रखवाली करने के लिए। तो ये समझ रहा होता है कि ये ए जो है वो जर्मन शेफर्ड की बात कर रहा था, लेकिन ए जो है वो जर्मन शेफर्ड की बात कर रहा है, लेकिन ए एग्जैक्टली किस चीज़ की बात कर रहा है, बुली की बात कर रहा होता है बेचने की, ये इसको समझ रहा होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गई ना। तो यहाँ पर रिगार्डिंग आइडेंटिटी के मुतालिक जो है वो क्या हो गया, यहाँ पे बायलैटरल मिस्टेक है ये भी, लेकिन रिगार्डिंग आइडेंटिटी, ठीक है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि इसके अंदर और क्या आ सकती है, बायलैटरल में ये आ सकता है कि रिगार्डिंग टाइटल के रिगार्डिंग जो है वो मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। अब ए है वो समझता है कि वो ऑनर है और वो बी को अपनी चीज़ सेल कर रहा होता है, वो चीज़ कोई भी ले लें आप, ठीक है, XYZ कुछ भी हो सकता है। अब वो समझ रहा है कि ये ओनर है, बी भी यही समझ रहा होता है ये ओनर है, लेकिन इसके पास टाइटलशिप होती नहीं है, ना ही ये ओनर होता है, दोनों ही यहाँ पे मिस्टेक में। तो ये क्या हो गया, ये बायलैटरल मिस्टेक है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आ जाता है, इसी तरह रिगार्डिंग प्राइस का भी ले सकते हैं आप, ठीक है। ए समझता है कि वो चीज़ जो है वो सिर्फ एक के पास एक चीज़ होती है जिसकी कीमत जो है आप कुछ भी लगा लें, 5,000 लगा लें, 5K लगा लें, ठीक है। बी समझता है कि ये मुझे जो है वो चीज़ दे रहा है 2K में दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर रिगार्डिंग किस चीज़ की मिस्टेक हो गई, रिगार्डिंग प्राइस होगी, और वो लिखने में जो है लिखत में उससे 2K ही लिखा जाता है, तो इसकी भी गलती नहीं होती, ये समझता है 2K में ही दे रहा है। मिस्टेक होनी चाहिए उसमें, ये नहीं हो, फ्रॉड नहीं होना चाहिए दोनों तरफ से। तो ये क्या है, ये भी बायलैटरल मिस्टेक है रिगार्डिंग प्राइस, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आ जाता है रिगार्डिंग क्वांटिटी के रिगार्डिंग भी इसी तरह कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह क्वालिटी के रिगार्डिंग भी कि वो एक चीज़ जो है वो अच्छी क्वालिटी की, बहुत सारी चीज़ें हैं कि इंसान के पास हो, जैसे मिस्टर ए है उसके पास बहुत सारी अच्छी क्वालिटी की कुछ भी चीज़ें ले लें, चावल ही ले लेते हैं, राइस ही ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके पास बहुत सी क्वालिटीज़ के चावल हैं, ठीक है। अब मिस्टर बी इससे ख़रीदने आता है, ये ए जो है ना, बी समझता है कि ये अच्छे वाले चावलों की बात कर रहा है, लेकिन वो जो है वो ए समझता है कि ये जो है नॉर्मल कैटेगरी की रेंज के मुताबिक मांग रहा है। तो यहाँ पर भी दोनों पार्टी समझने में जो है ना, ये क्या है, ये रिगार्डिंग क्वालिटी में भी इनकी क्या है, बायलैटरल मिस्टेक है, ठीक है। ये हमारे पास होता है मिस्टेक, वो भी बायलैटरल मिस्टेक। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है अगला सेक्शन जो है ना, वो है सेक्शन, एक सेकंड पेन हटाऊँ मैं,
अगला आ जाता है हमारे पास इफेक्ट ऑफ मिस्टेक एज टू ला, ठीक है। लेकिन उसमें मैंने आपको ये नहीं बताया कि उसमें बताया है वैसे बायलैटरल में क्या होगा। बायलैटरल मिस्टेक में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड होगा, और अगर एक तरफ से यूनिलैटरल एक पार्टी की तरफ से मिस्टेक होगी तो उसमें क्या है, उसकी वैलिडिटी वैलिड होगा वो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसी तरह इफेक्ट ऑफ मिस्टेक ऑफ एज टू ला में देख लेते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट वाइडेबल बिकॉज इट वॉज काज्ड बाय मिस्टेक एज टू एनी ला इन फोर्स इन बांग्लादेश, बट आ मिस्टेक एज टू ला इन फोर्स इन बांग्लादेश हैज़ टू, यहाँ पे मिस्टेक लिखने में यहाँ पर पाकिस्तान होना चाहिए, देयर शुड बी अ पाकिस्तान, द वर्ड पाकिस्तान होगा यहाँ पे, यस ये मिस्टेक है, ठीक है। A contract is not viable because it was caused by a mistake as to any law in force in Bangladesh, but a mistake as to a law not in force in Pakistan has the same effect as the mistake of fact। इसमें ये बताया गया है कि अगर पाकिस्तान के लॉ के अकॉर्डिंग कोई गलती करेंगे तो वो क्या है, वो एक्सक्यूजेबल नहीं है और नॉट वाइडेबल है, ठीक है। और अगर इसी तरह फ़ौरन के लॉ के अकॉर्डिंग कोई गलती करेंगे तो फिर वो क्या है कि अगर इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, इसका सेम इफेक्ट ऐसे ही है जैसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट का है ना, बिल्कुल ऐसे ले लें, इसमें बायलैटरल और यूनिलैटरल ऐसे ले लें। अगर एक पार्टी होगी तो फिर उसका स्टेटस जो है वो वैलिड होगा, और अगर दोनों पार्टीज जो है मिस्टेक पर होंगी तो फिर उसमें क्या होगा कि वो वाइड हो जाएगा। बस इसमें इतनी सी बात है, बहुत ही आसान सेक्शन था, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह।